एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 9 ट्रेडर, किंग एंड पिलग्रिम्स पढ़ेंगे। ट्रेडर होते हैं व्यापारी, किंग होते हैं राजा, और पिलग्रिम्स होते हैं संत लोग या ऐसे स्कॉलर जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहाँ की स्टडी करने के लिए, स्पेशली धर्म की स्टडी करने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि बौद्ध काल में फाहियान आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे फाहियान एक चीनी यात्री था जो यहाँ आया था। अब आप ये कहेंगे कि उनका क्या फ़ायदा है। देखिए, ट्रेडर्स होते हैं व्यापार करने वाले लोग। जैसे पुर्तगाली भारत आए, उससे पहले अरब भारत आए, और अरब के लोग जो जहाँ पे आजकल ये आपका ईरान इराक वाली जगह है, इस जगह पे जो लोग पहले रहते थे वो भारत से व्यापार करते थे और बाय रूट करते थे। बाय रूट मतलब बाय रोड करते थे, मतलब वहाँ से अपने ऊँटों पर आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और फिर एशिया के, यूरोप के देशों में बेचते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मुस्लिम कबीलों में ताकत आई और उन लोगों ने यहाँ पे लूटगर्दी मचा दी, इन लोगों को लूटने लगे, तो व्यापारी जो थे वो परेशान हो गए और उन्होंने जो ये रूट, पैदल वाला रूट है, इसको अवॉइड करके दूसरे रूट को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे एक बहुत फेमस मूवी है अली बाबा 40 चोर, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या है कि एक कबीला है जो ट्रेडिंग करता है और वो व्यापारियों का ग्रुप है, बंजारों का ग्रुप दिखा रखा है, और वो जब तिजारत करने जाते हैं, तिजारत का मतलब हुआ व्यापार करने जाते हैं, तो उनके ऊपर कुछ लुटेरे जो हैं वो अटैक कर देते हैं। और वो अटैक करने के बाद क्या करते हैं, जो भी उनका सामान होता है उसको लूट लेते हैं। ठीक है। राजा लोग जो हैं, किंग्स का मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, इंडियन किंग्स जो हैं और फॉरेन के जो किंग्स हैं उनमें फ़र्क है। भारत के राजाओं को आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो आइडियल राजा हैं वो आपको मिलेंगे राम। उसके बाद आते हैं महाभारत में युधिष्ठिर, महाभारत काल में। उससे पहले युधिष्ठिर के ही फादर थे पांडु, और उससे भी पहले मतलब पांडु के जो आगे की जो उनकी पीढ़ी थी, तो उनका क्या था, शांतनु हैं जिन्होंने सत्यवती से शादी की, और सत्यवती एक मल्लाह की बेटी थी। तो मतलब क्या कहने का है कि जो राजा है उसकी पहुंच जो है वो आम आदमियों तक थी। मोस्टली राजा प्रेफर क्या करते थे कि एक अच्छा शासन अपने लोगों को दें, लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखें, और जनता उन्हें चुने। जनता उन्हें चुने मतलब जनता सहमति दे कि हाँ इसको राजा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत अच्छा है। क्रूर शासक को जनता स्वीकार नहीं करती थी। ये पुराना आपको इतिहास हमारा पढ़ने से, भारत का इतिहास पढ़ने से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप चाहे साउथ में चले जाओ, चाहे आप नॉर्थ में रहो, नॉर्थ में राजाओं का वो देखो। आपने महाजनपद पढ़े हैं, 16 जनपद की आपको इसमें मिल जाएगी हिस्ट्री। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जो प्रजातंत्र का कंसेप्ट है, जनतंत्र का कंसेप्ट है, वो फॉरेन से आया है। नहीं, ये इंडियन कल्चर है। भारत में ऐसा हो रहा है कि जहाँ प्रजा जो है वो अपने राजा को राजा देखना चाहती है, सहमति देती है, और राजा जो है, मान लीजिए कि आप राजा हैं, आपके 2 बेटे हैं, और उन 2 बेटों का कंपटीशन होगा, और उन 2 कंपटीशन में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा हर तरह से, फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, प्लस वो काइंड हार्टेड है, अगर उसमें ये सारे गुण हैं तो राजा को प्रजा स्वीकार कर लेगी। आपने एक कहानियाँ बहुत सुनी होंगी जहाँ पे आपको इस चीज़ को पढ़ने को मिलेगा कि राजा भेष बदल के लोगों के बीच जाते थे और उनकी दुख सुख देखते थे, और फिर वो उनसे उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करते थे। ये एक आम कहानी है, आपने किसी न किसी उसमें सुनी होगी, बहुत सारे उस पर भी देखी होगी, पढ़ी होगी। ये जो कल्चर है ये इंडियन कल्चर है। राजा जासूसी नहीं कर रहा है, लेकिन एक अच्छा राजा संतों के हिसाब से, साधुओं के हिसाब से, जो उनके गुरु हैं उनके हिसाब से एक अच्छा राजा वही राजा है जो जाके समाज में जाके देखे कि उसकी जनता किस हाल में रह रही है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, वो राजा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको रामायण में देखने को मिलता है, जहाँ धोबी ये कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुझको नहीं रखूँगा, मैं क्यों रखूँ, मैं कोई राम थोड़ी हूँ कि इतने दिन तक लंका में उनके रावण के यहाँ रही और फिर भी उन्होंने सीता को अपना लिया। एक आक्षेप है ये, आक्षेप का मतलब लांछन, झूठा आरोप लगाने वाली बात है। लगा कौन रहा है? एक धोबी लगा रहा है। और धोबी कौन है? एक बहुत ही नॉर्मल आदमी, मतलब साधारण का भी साधारण आदमी है। हालांकि अगर आप देखें इस चीज़ को, तो ना तो राम साधारण है, ना राम काल में जितने भी लोग हैं वो साधारण हैं। क्यों साधारण नहीं है? क्योंकि अगर राम परम ब्रह्म है तो उनके साथ में जितने लोग आए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वे भी साधारण हो ही नहीं सकते, वो भी असाधारण है, तभी वो राम जी के साथ में है। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे ये अपना शुरू कर रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। जगिनी एट द मार्केट। जगिनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। कोई जगनी नाम की ये लड़की है जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी बुक में है। ये फेयर में गई हैं, गांव का कोई मेला है वहाँ पे। शी लव टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील। स्टील के जो बर्तन हैं उनको वो टच करने की और देखने की कोशिश करती है। ब्राइट प्लास्टिक बास्केट्स, क्लोथ्स प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइन एंड क्लॉकवर्क टॉयज़। अब क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आप भी देखते हो, बड़े फूल पत्ती वाले डिज़ाइन के कपड़े देख रहे हो, क्लॉकवर्क टॉयज़ देख रहे हो, टॉय देख रहे हो, जो कुछ घूमते हैं, होता है जिनमें चाबी भरते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं बच्चों के, उस तरह के वो टॉयज़ देख रही है। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। ये सब कुछ सामान कहाँ से आया है? शहर से आया है। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स came in buses and trucks and went back at the end of the day। जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जो सामान अपना इधर उधर रख के बैठे हैं बेचने के लिए, वो बसों से और ट्रकों पे लाद कर अपना सामान लेकर आए हैं, जो कि दिन ख़त्म होते ही वापस लौट जाएंगे। Why were they always on the move? वो हमेशा घूमते क्यों रहते हैं? She wondered। उसको ये सोच के बड़ा हैरानी हुई। Her mother explained that they were traders। उसकी माता जी ने उसको क्या बताया कि ये व्यापारी हैं। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी हैं। People who bought things where they were made and sold them elsewhere are called traders। अगर ये क्वेश्चन आता है who are traders, तो ट्रेडर्स पीपल, ट्रेडर्स डैश दोगे, फिर इसका आगे लिखोगे पीपल हु बॉट थिंग्स, लोग वो जो सामान खरीदते हैं, लाते हैं, वेयर दे वर मेड, जहाँ वे बनती हैं, एंड सोल्ड दैम एल्सवेयर, और कहीं और बेचते हैं। मान लीजिए कि आप किसी यूपी में रहते हैं और यूपी में बहुत अच्छी टोकरियाँ बनती हैं, तो आपने टोकरी वहाँ से ख़रीद ली किसी गांव से और उसको वहाँ बेचा जाके जहाँ वो नहीं बनती है। मान लीजिए दिल्ली में आके आपने उसको बेचा, तो वहाँ से अगर आपने 2 रुपये की ख़रीदी है, उस बनाने वाले से 2 रुपये की ख़रीदी है, तो दिल्ली में आप उस पर जब थोड़ा ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा करोगे तो यहाँ 10 से 20 रुपये में बेच सकते हो, और उसका सब कुछ लागत लगा के आपको कुछ प्रॉफिट होगी। यही ट्रेडिंग है। 2 रुपये का सामान खरीद के 10 में बेचो, और 10 में देखो 2 रुपये में आपने ख़रीदा, लेकिन जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसका भाड़ा भी तो लगेगा। वो भाड़ा लगा के प्लस आप किसी जगह पे उसको रख के बेच रहे हो, तो उस जगह का भी कुछ खर्चा लगेगा। ऐसे तो कोई भी आपको अपना सामान रखने नहीं देगा अगर आप दुकान लगाओगे। वीकली मार्केट्स में भी आप देखते हैं कि अगर कोई सब्जी वाला है या कुछ है, तो बीच में कुछ लोग आते हैं ना जो उनसे 10-20 रुपये लेते हैं, 10-20-50 रुपये लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं? कुछ कहेंगे जी हमने लाइट दी है इसलिए ले रहे हैं, आपको बाज़ार में बैठने की जगह दी है तो इसके लिए हम पैसे ले रहे हैं। मतलब कहने का ये जो सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, इसको लगाने के बाद में जो उसको बच रहा है वो उसका प्रॉफिट है, और वो उसको इंक्लूड करके बोलता है सामान के साथ में। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। हाउ डू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हम कैसे चलो देखते हैं हम इसमें कि व्यापार क्या है और व्यापारी क्या है। You read about the northern black polished ware in chapter 8। आपने 8वें चैप्टर में 8वें पार्ट में पढ़ा
उत्तर के काले पॉलिश्ड वेयर, वेयर का मतलब होता है मटके, बर्तन। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी काला मृदु भांड, काले बर्तन जो पॉलिश कर रखे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये मटके आज भी उतने ही शाइनी हैं, इतने साल मिट्टी में रहने के बाद भी। दिस फाइन पॉटरी, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रही हूँ यहाँ पे कि भारत में जो स्टार्टिंग थी, शुरू में जब यहाँ पे मुग़ल नहीं आए थे, तो उस समय का जो यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशनल क्या हिसाब है कि गांव जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। एक गांव में सभी लोग, जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधा उसको गांव में मिल जाती थी। आपको कपड़ा बनाने वाला भी मिल जाएगा और बर्तन बनाने वाला भी मिल जाएगा, कुम्हार भी मिल जाएगा। जो मतलब कुम्हार एक तो बर्तन बनाने वाला होता है ना, जो चाक मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। और बढ़ई मिल जाएगा, लुहार मिल जाएगा, चिमटे विमटे जैसी चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो कुछ एक लोग हैं, और फिर ट्रेडर्स कि भाई आप इस गांव में मान लीजिए 2 ABCD 4 गांव हैं। ए में अच्छा लोहे का सामान बनता है और सी में बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, बुनकर वहाँ रहते हैं। तो वो क्या करेगा, ए से सामान लेके जो लोहे का सामान है वो सी में जाके दे देगा और सी में से कपड़े ला के ए को दे देगा। ये ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ से कम में खरीदेगा, वहाँ पे अपना प्रॉफिट रख कर वहाँ बेच देगा। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, और दक्षिण भारत किस चीज़ के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, सोने के लिए। स्पाइसेस स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। Pepper was particularly valued in Roman Empire, so much so that it was known as black gold. काली मिर्च जो होती है दक्षिण भारत में बहुत उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉइस्चर वाला क्लाइमेट है, और जब धूप पड़ती है तो बहुत चटक धूप पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ, ये आपने अनुभव की होगी। जब बारिश होती है, और बारिश अभी मतलब 2 दिन से 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है, और बारिश होने के बाद में एकदम से आसमान खुलता है, बहुत चटक धूप निकलती है। इतनी चटक कि आपके सर में ना किचकिची सी होने लगती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी सुइयाँ चुभ रहा है कोई। तो जो ये एकदम से नॉर्मल मॉइस्चर प्लस एक्स्ट्रा हीट, एक्सट्रीम हीट जो है ना मॉइस्चर के साथ में, इस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है काली मिर्च की खेती के लिए। और काली मिर्च का जो स्वाद है, ब्लैक पेपर का जो टेस्ट है, वो पुर्तगाल, यूरोप, इंग्लैंड, इन कंट्रीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। मतलब ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे इन देशों में। तो जब इंडियन ट्रेडर्स इसको लेके जाते थे वहाँ पे, मतलब इंडियंस भी जाते होंगे कुछ, लेकिन अरब ट्रेडर्स इसको लेके जाते थे, वो मुँह मांगी कीमत मांगते थे इसके। तो ये रोमन एम्पायर में रोमन लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी होती कि टेस्ट तो चाहिए, लेकिन वो उतनी कीमत चुकाना नहीं चाहते थे। नतीजा उन्होंने कुछ डाकुओं को हायर किया, समुद्री डाकू जो होते हैं उनको उन्होंने हायर किया। क्या काम दिया? उनको टास्क दिया कि जाओ इंडिया तक का, हिंद का जो सी रूट है, पानी का जो रास्ता है, उसको ढूंढो। क्योंकि हम जो ट्रेडर्स अपने भेजते हैं, जब वो अरब के एरिया से निकलते हैं तो अरब में बैठे डाकू लोग जो मुसलमान हैं वो उनको काट के फेंक देते हैं, जो सामान होता है वो लूट लेते हैं। तो हमारे लिए समस्या क्या है कि हम ये जो रूट है, सिल्क रूट कहते थे इससे पहले, सिल्क रूट इसलिए उसका नाम था, अभी शायद आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सिल्क रूट इसलिए कहते थे क्योंकि चीन से जो व्यापार होता था, चीन से जो मॉन्क वगैरह यहाँ आते थे, मॉन्क होते हैं जो आपने देखे होंगे, बौद्ध बुद्धिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनको मॉन्क कहते हैं, गुरु लोग कह लीजिए, लामा लोग आज भी आते हैं। तो वो लोग यहाँ स्टडी के लिए आते थे। भारत एक बहुत बढ़िया कल्चरल वैल्यू से परिपूर्ण एक कंट्री थी, है बल्कि। तो विदेशियों ने आके जो यहाँ की चीज़ों को डैमेज किया,
आज आपको लग रहा होगा कि चाइना सबसे ज़्यादा इंडिया में घुसपैठ कर रहा है, चीज़ों को ख़राब कर रहा है, लेकिन किसी समय में चाइना के लोग यहाँ आके शिक्षा लिया करते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे, किताबें लिखते थे। फाहियान ने किताब लिखी है, इसके बाद में सूची आए यहाँ पे, इति सिंह आए यहाँ पे इंडिया में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने विज़िट किया, टॉप टू बॉटम विज़िट किया, नॉर्थ से साउथ तक विज़िट किया, और जिन जिन जगहों से ये लोग निकले हैं उन जगहों का इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है उसको दर्ज किया। वो बात अलग है कि कुछ लोग इनमें से वहाँ पहुँचे, वापस चाइना अपने मठों तक पहुँचे, कुछ बीच में ही किसी ना किसी उसके थ्रू या तो मारे गए या लुटेरों ने घेर लिया या कुछ ऐसे दिक्कत हो गई उनको, तो वो चीज़ें नहीं मिली। प्लस उनका जो लिटरेचर था, जो उन्होंने किताबें लिखी, कुछ पहुँची, कुछ उसमें से बीच में से गायब हो गई। बहुत पुरानी किताब है एक, पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी, इसका बस नाम ही पता है। ये कोई अरब से पर्सन आए थे यहाँ पे इंडिया में विज़िट करने, उसके 2-4 पन्ने ही किसी स्टडी की लाइब्रेरी में रखे हैं, अदरवाइज़ वो किताब पूरी गायब हो गई है। और वो ये कहती है, वो किताब में ये चीज़ का मेंशन है, कोट किया हुआ है कि जो भारत की कल्चर है, जो पद्धति है, लोग बड़े शांति प्रिय हैं। इतनी ईमानदारी है इस देश में कि लोगों को अगर दुकान बंद करनी है तो वो क्या करते थे, एक कपड़ा डाल देते थे और घर चले जाते थे, सामान दुकान पे ही उसी टेबल पे छोड़ के घर चले जाते थे। और क्योंकि कपड़ा पड़ा है दुकान पे, इसका मतलब दुकान बंद है, और कोई पर्सन उसको टच नहीं करेगा जब तक खुद उस दुकान का ओनर आके उस कपड़े को हटाएगा नहीं, दुकान खोलेगा नहीं। खोलने से पहले वो इधर उधर पानी का छींटा देगा, साफ़ सफाई करेगा और धूप बत्ती करेगा, मतलब दिया जलाएगा, अपने ईश्वर का, कुल देवी का आवाहन करेगा और फिर अपनी गद्दी पे बैठेगा। ये कल्चर आज भी आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी दुकानों में आज भी फॉलो होता है। तो इसमें से कुछ बाहर से नहीं आया, ये यहीं का था, यहीं ये आज भी सस्टेन कर रहा है ये चीज़। तो जो साउथ इंडिया का जो ये पेपर वाला जो चीज़ है, इसकी वजह से ट्रेडर्स को लोगों ने बुलाया एक तरह से इंडिया के अंदर, या यूँ समझिए कि जो लोग ज़्यादा कीमत नहीं देना चाहते थे वो लोग यहाँ आए व्यापारी बनने के लिए, या जैसे भी समझिए। और जब उन्होंने यहाँ पुर्तगाली जो कोलंबस आया, कोलंबस के बाद आपका वास्को डी गामा आया, अब तो इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा जी वास्को डी गामा या मैत्री पर्पस के लिए आया था, कोई मैत्री पर्पस के लिए नहीं आया था, लुटेरा था। 3 बार वो यहाँ आया, तीसरी बार में यहाँ ख़त्म हुआ। उससे पहले वो 5 बड़े समुद्री जहाज, जिन्हें समुद्री बेड़े कहते हैं, सोने से भर कर ले गया। और जब इतना पैसा यूरोप में पहुँचा, उन कंट्रीज़ में पहुँचा, तो अंग्रेज पागल हो गए, क्योंकि पुर्तगाल बहुत छोटा देश है। ब्रिटिश अकेला ब्रिटिश नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज़ और 3 छोटे छोटे हिस्से और आते हैं। स्कॉटलैंड आता है और एक कंट्री और कोई आती है छोटी। वो तीनों कंट्री मिलाने के बाद में स्कॉटलैंड यार्ड आता है, एक ब्रिटेन आता है और एक और कोई कंट्री आती है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो तीनों कंट्रीज़ मिलाने के बाद ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और इन लोगों ने जब पुर्तगाल में इतना पैसा देखा और एकदम से पुर्तगाल की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बढ़ गई पैसे के लिहाज से, तो ये लोग सारे के सारे भागे इंडिया की तरफ, क्योंकि अब सी रूट तो निकल ही गया था। फिर जो सबसे आखिरी में आए वो अंग्रेज थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच हॉलैंड के लोग जो रहते हैं, हॉलैंड वालों को डच कहते हैं। उसके बाद में पोलैंड के लोग आए और उसके बाद में ब्रिटिश आए, जर्मनी के लोग आए, फ्रांस के लोग आए, फिर ब्रिटिश आए लास्ट में। और इन लोगों ने जो ये कंट्रीज़ को देखा, अरे ये कंट्रीज़ में तो बहुत बहुत ज़्यादा सामान है। जब अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए, वहाँ बहुत जंगल था, बहुत मतलब लोगों को चीज़ों की वैल्यू नहीं पता थी। सिंपल लोग थे, आदिवासी लोग थे, कबीलों का वहाँ पे कल्चर था। तो कुछ को मार के, धमका के, जैसे तैसे उनको कंट्रोल किया। बहुत लोग मार दिए, बहुत लोग इधर से उधर, और एक स्लेवरी का जो एक टर्म है उसको चेंज कर दिया। पहले भारत में क्या होता था, लोग कहते हैं अरे भारत में तो दास प्रथा पता नहीं कब से चली आ रही है। बिल्कुल आ रही है। पहले दास कौन होते थे? पहले दास युद्धबंदी होते थे। अब आप समझिएगा कि युद्धबंदी क्या होते हैं। युद्धबंदी होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 राज्यों में लड़ाई हुई और 2 राज्यों में लड़ाई होने के बाद में कोई एक राजा जीत गया, ठीक है। बाहुबली देखिए ना, अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी। महिष्मती में और एक दूसरे राज्य में लड़ाई हुई
और महिष्मति जीत गया और दूसरा राज्य जो है वो हार गया। अब जो उसके सिपाही हैं जो हार गए, उन सिपाहियों को दास बना लिया जाएगा। दे आर सर्वेंट्स, बेसिकली दे आर सोल्जर्स, बट क्योंकि वो हार गया राजा, उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में अब ये इस राजा की मर्जी है कि वो उसको जिंदा छोड़ेगा या अपना दास बना के उसको वापस कर देगा। आप बार बार आप सोचेंगे कि मैं बार बार आपको रामायण का रेफरेंस दे रही हूँ। रामायण का रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों ने इसको सुना और देखा है। आपने उसमें अश्वमेध यज्ञ देखा है। उसका मतलब क्या है कि एक घोड़ा छोड़ दिया और ये कह दिया कि जो जहाँ जहाँ से ये घोड़ा निकलेगा वो सारे लोग जो हैं वो हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। किसकी? अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। अयोध्या की अधीनता स्वीकार करने का मतलब राजा राम की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि हम आपको अपना राजा मानते हैं। और जो आपको अपना राजा नहीं मानता, जो श्री राम को अपना राजा नहीं मानता, वो क्या करेगा? वो उस घोड़े को रोक लेगा, पकड़ लेगा, और जो उस घोड़े को रोकेगा उसके साथ में होगी लड़ाई। मतलब या तो आप प्यार से आ जाओ हमारी तरफ और हम लड़ाई में आपको हरा देंगे, तब आप हमारे दास हो जाएंगे। अभी क्या है, ये एक फ्रेंडली जेस्चर है कि हम आपको राजा मानते हैं और हम आपको जो अब आपका ये यज्ञ होगा अश्वमेध का, हम उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हम उस समय वहाँ पे आएंगे, आपको अपना राजा स्वीकार करेंगे। समझ आ रही है ये बात? एक किसी को हराना और अपना दास बनाना, और एक अपने आप से दासत्व स्वीकार कर लेना कि मैं तो राजा राम के अधीन हूँ। ठीक है, ये पुराना जो हमारे यहाँ कल्चर है ये इस तरह से चल रहा है। जहाँ राजा ने अपने को सरेंडर कर दिया तो उसकी प्रजा भी अपने आप ही सरेंडर हो गई। ठीक, अब जो यहाँ पे इन्होंने जब रोमन यहाँ पे आए, रोमन एम्पायर यहाँ पे आने लगे धीरे धीरे करके, तो इससे भी पहले आपने अलेक्जेंडर का सुना कि अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रिया से यहाँ आया था, यूनानी थे, तो ये लोग यहाँ पे आए। अब यूनानी ख़त्म हो गए उस जगह पे, अभी इन लोगों का मुसलमानों का सारा राज हो गया। मुसलमान बर्बर जाति थे, बेसिकली लुटेरे थे। वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो सारा क्या है, रेतीला एरिया है, कुछ भी नहीं उगता वहाँ पे। तो वहाँ कुछ भी नहीं उगने की वजह से वहाँ के लोगों के लिए सर्वाइवल एक सबसे बड़ी समस्या है। बस मुझे ज़िंदा रहना है, किसी तरह से ज़िंदा रहना है। कैसे ज़िंदा रहना है? चाहे मुझे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपने भाई को ही क्यों नहीं मारना पड़े, बट मुझे ज़िंदा रहना है। वो सब कुछ जो रेगिस्तान में मिलता था उस सब पे वो सर्वाइवल करने लगे। धीरे धीरे उनको उससे निकलने के लिए कि हम इतनी बुरी दशा में नहीं रह सकते, ये एक्सट्रीम कंडीशन है, हमने अपने ही लोग मार के खा लिए, अपने ही जानवर खा लिए मार मूर के, और अब हमें भूखे रहने की मरने की स्थिति आ गई है। तो अब क्या है कि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह से हमें अपना एक्सपेंशन करना है, इधर उधर फैलना है। तो लोगों ने इधर उधर भेजा, उन्होंने अरे ये वाला देश बहुत अच्छा है, यहाँ तो लोग बड़े मस्ती में रहते हैं। ऐसे करते करते लोग इंडिया तक घुसे। जब इंडिया में आके देखा अरे लोग तो बड़े शांति प्रिय हैं, कोई किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं है, अपने हिसाब से ही जी रहे हैं, सीधे साधे साधारण लोग हैं। तो उन्होंने फिर उसको, अब उनके मन में तो दया माया नहीं है। आप बार बार सुनते हो अरे पाप करोगे तो ईश्वर तुमको फल देगा, दंड देगा, ये करेगा वो करेगा। उनको क्या, अरे जिंदा रहेंगे तो फिर ईश्वर ईश्वर देखेंगे ना, कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर, हम ही ईश्वर है। वो ये कंसेप्ट लेकर यहाँ पे आए। बेसिक क्या है, राज्य चलाना था, तो उन्होंने जो उनको समझ में आया उन्होंने उसी को लॉ बना दिया। मेन है सरवाइव करना, कैसे करना है वो बात की बात है। तो उस तरह के लोग यहाँ इंडिया में आए। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता था काली मिर्च को। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोमन इन शिप अक्रॉस द सी। अब वो क्या है, सी के थ्रू जाने लगे, एंड बाय लैंड इन कारवांस, और उसमें ज़मीन पे क्या ले जाते थे, कारवां। यानी जैसे अभी आपको बताया ना कि जैसे अली बाबा 40 चोर में कारवां वहाँ से आ रहा है, तिजारत करके आ रहा है। ये कुछ एक टर्म्स हैं। तिजारत का मतलब व्यापार है, कारवां का मतलब एक 20-25 लोगों की टोली है, जो व्यापारियों की टोली है। वो सामान लेकर गए थे, अभी वो क्या कर रहे हैं, बेच के वापस आ रहे हैं, कोई और सामान लेकर आ रहे हैं। देयर मस्ट हैव बीन
quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. हमें कैसे ये चीज़ पता लगती है? क्योंकि हमें साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, यानी रोम के सोने के सिक्के, जो वहाँ पंचमार्क सिक्के चलते थे ना। अब बार बार आप लोगों को लगेगा यार पंचमार्क क्या सिक्के होते हैं। पंचमार्क सिक्के ऐसे होते हैं, जैसे आप अभी अपना सिक्का देखते हैं ना, कोई भी कॉइन इंडिया का उठाएंगे तो एक साइड उसमें अशोक की वो बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, दूसरी साइड अमाउंट लिखा है, 10 रुपये 20 रुपये इस तरह का कुछ लिखा रहता है। 5 का कॉइन है, 10 का 20 का 50 का। उस समय पे क्या होता था कि उसमें राजा का वो रहता था और कुछ अक्षर लिखे रहते थे। सोने का राजा का कुछ वो पड़ा रहता था, उसी से पहचान में आते हैं कि ये रोमन का सिक्का है, ये मिस्र का सिक्का है, ये मेसोपोटामिया का सिक्का है, या ये माया सभ्यता का सिक्का है। क्योंकि वो कुछ छोटी छोटी सील्स बना के रखते थे जिसके ऊपर वो कुछ लिखते थे और फिर उसे पका देते थे मिट्टी में। जो पुराने टाइम पे इंडिया में आप सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी सील आपको मिलती हैं, जिसमें आपको पशुपतिनाथ की भी सील मिली है, जिसमें एक बीच में एक वो बैठे हैं और उनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जानवर की आकृति बनी है, तो उसको पशुपतिनाथ बोला गया है। ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ के कॉइन्स, रोमन कॉइन्स जो हैं वो इंडिया में, साउथ इंडिया में मिले हैं। इसका मतलब कि रोम के लोग कहाँ व्यापार कर रहे थे? साउथ इंडिया में व्यापार कर रहे थे। अब आते हैं हम आगे। कैन यू थिंक टू हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया? क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे और क्यों ये भारत में आए? ये बीच में पोयम है, मैं इसे छोड़ रही हूँ। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coasts. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon wind to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa and Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ship had to be built for these long journey. अब देखिए, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स ढूंढ लिए। सी रूट्स का मतलब कि समुद्री रास्ते ढूंढ लिए। कुछ क्या कर रहे थे? कोस्ट टू कोस्ट फॉलो कर रहे थे, यानी एक तट से दूसरे तट को फॉलो कर रहे थे। ये लोग, जैसे आप उसमें देखते हो ना, कई बार कार्टूनों में दिखाते हैं कि ये खजाने का वो है, तो खजाने के लिए वो कुछ मार्किंग करते हैं और फिर डॉट 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 बना के दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 दिन लगेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे, हफ्ते भर के बाद हमें टापू मिलेगा। तो इस तरह से वो अपने लिए एक मैप टाइप का बना के रखते थे और उसी को वो फॉलो करते थे। तो उस तरह से हर आदमी हर बार अलग ही उसमें मिलता था, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र में तो कोई रेड लाइट होती नहीं है, वहाँ कोई एरो नहीं होता है कि भाई आप इधर को मुड़ो, लेफ्ट को मुड़ो, राइट को मुड़ो। एक बार समुद्र में उतर गए तो बस समुद्र ही समुद्र है हर जगह। तो वो एक खास डायरेक्शन में कंपास की सहायता से, जो आप कैंपस देखते हो ना, जो नॉर्थ और साउथ को दिखाता है, उसकी मदद से, या फिर रात में ध्रुव तारा जो निकलता है, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, वो उत्तर में ही होता है, नॉर्थ में ही होता है हमेशा, उसको देख के वो लोग अपनी सेलिंग करते थे कि ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, इस साइड में है, तो हमें उत्तर की दिशा में बढ़ना है, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना है, या इसके लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। इस तरह से वो अपना रूट डिसाइड करते थे और वहाँ पहुँचते थे। और कुछ इतने स्मार्ट सेलर थे, स्मार्ट सेलर का मतलब कि वो एडवांटेज लेते थे मानसून विंड्स की। आपको पता है जून में मानसून आना शुरू हो जाता है, दिल्ली में मानसून जो है वो जून में आ जाता है। और जून में अगर मानसून आ रहा है, इसका मतलब वो उससे पहले, जून से पहले मंथ में वो साउथ से चलना शुरू हो जाता है, दक्षिण से चलना शुरू हो जाता है। और दक्षिण तक पहुंचने के लिए भी उससे पहले वो समुद्र से उठना शुरू हो जाता है। तो जो सेलर स्मार्ट थे वो उसी हवा के साथ में, क्योंकि मानसून जो है, हवा जो है, वो आपको गति देती है। जब आप पानी में उतरे होते हो तो आपने देखी ना पाल नौकाएं, जिनमें बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं वाइट कलर के, उनकी मदद से वो बहुत आसानी से कम एफर्ट लगा के कम टाइम में और स्पीड से कोस्ट पे पहुंच जाते थे बिना किसी टेंशन के। उनको बस पाल चढ़ाई उन्होंने और हवा चलनी शुरू हुई, तो बस उसी के सहारे वो आ गए यहाँ पे जल्दी में। तो उसी को जो कहते हैं, इन्होंने इसमें यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रखी है कि
जो कुछ टेलर ये हैं एडवांटेज, सेलर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाते थे और मानसून विंड्स के साथ में, तो सी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उनको वहाँ पहुँचा देता था। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर वो वेस्टर्न कोस्ट में पहुँचते हैं, पश्चिमी घाट में पहुँचना चाहते हैं सब कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट आपको पता है भारत को कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 साइड पानी है और एक साइड क्या है, पृथ्वी है, यानी पहाड़ है। उत्तर में आपको क्या मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, इसलिए ये सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना। उपमहाद्वीप हिंदी में क्या है, उपमहाद्वीप। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जिसके चारों तरफ पानी है। मैं बीच बीच में ये चीज़ें इसलिए दोहराती हूँ कि आप ये चीज़ें ना ध्यान रखो, और जब मैं अभी कुछ नोट्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आने वाले कुछ टाइम में मैं ये जो नोट्स हैं ये बना के आपको डाउनलोड की फैसिलिटी भी दे दूँगी अपनी साइट को, वेबसाइट को अपडेट करा के, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोज़ में इसी तरह आपको देती रहूँगी। तो आप उसको अगर फॉलो करोगे नोट्स बनाने के तरीके को, तो आप देखेंगे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से लंबे टाइम तक याद भी रख पाओगे। तो अब हम चलते हैं न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, नए राज्य जो तट पर थे। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्टल लाइन एंड विद हिल प्लेटूज एंड रिवर वैलीज। Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Chief and kings who control the river valley and the coast become rich and powerful. अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि जब आपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़े हैं, जब नॉर्थ ईस्ट घाट और वेस्टर्न घाट पढ़े हैं, तो आपने वहाँ पे ये पढ़ा है कि ये जो जगह कैसा है, हिली एरिया है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है छोटे छोटे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ में, और कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी जहाँ जिस वैली में गिरती है जाके समुद्र में मिलती है जाके, वहाँ की जो ज़मीन है वो और भी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है, हमेशा याद रखिए कि जहाँ नदी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, ख़त्म होने से पहले जितनी भी मिट्टी अपने साथ लाती है, हिंदी में उसे तलछट कहते हैं, कि वो अपनी तली में छोड़ के, मतलब उसको छोड़ के अनेकों पतली पतली लाइंस में डिवाइड होकर समुद्र में चली जाती है। पानी कभी रुकता नहीं है, पानी जिधर ढलान होती है उधर को निकल जाता है, लेकिन मिट्टी वो अपने साथ नहीं ले जा पाता, क्योंकि नदी क्या हो गई, अब भारी हो गई। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की घाटी में गिरती हैं, तो उसको गिरने से पहले वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हैं, जो कि एक दलदली मिट्टी है मगर बहुत ही क्या है, फर्टाइल है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन के नाम से जानते हैं। और सुंदरवन में सुंदरी के बहुत पेड़ हैं। ये किस तरह की पेड़ है, मैंग्रोव्स, जिनको मैंग्रोव्स ट्री कहते हैं, उस तरह के पेड़ यहाँ बहुत हैं, जिनकी जड़ें क्या हैं, उल्टी ऊपर को आती हैं। पेड़ पौधों में ऊपर ग्रीनरी रहती है, आप मैंग्रोव्स करके सर्च करिएगा, और मिट्टी ऊपर को आती है। तो मतलब ये दलदली एरिया है, फर्टाइल एरिया है, यहाँ जंगल बहुत है, पेड़ पौधों के लिए और पशु पक्षियों के लिए ये क्या है, स्वर्ग वाली जगह है। क्योंकि लोग यहाँ जाने से कतराते हैं, यहाँ अजगर वजगर ज़्यादा होते हैं, तो आम आदमी यहाँ कम जाता है। अब तो खैर आदमी कहीं भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली ये जगह जीवों के लिए स्वर्ग थी। और उसी तरह कावेरी है यहाँ पे, कि जो अपने साथ मिट्टी लाई, उसने क्या किया, कोस्ट पे छोड़ा और नदी आगे बढ़ गई। रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। तो जिसका यहाँ पे कंट्रोल है, आपने याद किया, आप याद रखिए इस चीज़ को, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, लिंक कैसे है कि जो पहले के टाइम पे जितने भी लोग थे जो कोस्टल एरिया पे जो रहते थे, वो क्या थे, व्यापार करते थे, राजा लोग कंट्रोल करते थे। आपने कृष्णदेवराय का नाम सुना है, साउथ में बहुत अच्छे राजा हैं ये, और इनके अलावा भी बहुत सारे राजा ऐसे हैं जो कि साउथ में थे। साउथ में एक ट्रेडिशन था, कल्चर है, इसका प्रमाण मिलता है संगम साहित्य का। 3 बड़े राजा चोल, चेर और पांड्य साउथ में राज करते थे, वहाँ के कोस्टल एरियाज़ में, जो कि मिलके संगम करते थे। संगम का मतलब वो एक जगह पे मिलते थे और फिर वहाँ पे
संहिति होती थी। संहिति का मतलब होता है वहाँ पे आज जैसे लेक्चर हो रहे हैं, आज फिर एक पोयम का कंपटीशन है, फिर एक डिबेट का कंपटीशन है, और फिर उसके बाद में वहाँ पे डांसिंग का कंपटीशन है, कुकिंग का कंपटीशन है। इस तरह से वो होता था, तीनों राज्य के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, और उसके बाद में जो जीता है उसको प्राइज़ वहाँ के राजा दिया करते थे। यहाँ पे बेसिकली चोल, जैसे राजेंद्र चोल वगैरह का आप नाम सुनते हो, चेर और पांडेय, ये तीन राजा थे जिनके हमको इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि 2300 साल पहले 2003 years ago they are ruling at this part and they organize this संगम पोएम्स या संगम साहित्य, संगम संहिति, ये ऑर्गेनाइज करते थे और लोग यहाँ पे आते थे, मीटिंग करते थे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। Each of three chiefs had two centers of powers, one in land and one on the coast। और इन तीनों के क्या थे, दो सेंटर थे, दो केंद्र थे शक्ति के। बेसिकली एक कहाँ था, इनलैंड यानी धरती पे, और दूसरा था कोस्ट पे। अगर बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है बंदरगाह पे तो वहाँ जाके ये लोग लड़ेंगे, उसको ठोस एक टक्कर देंगे। ऑफ दीज 6 cities वर very important ports। Each of 3 chiefs had 2 centers of power, one inland and one on the coast। Of these 6 cities, 2 were very important, Puhar or Kaveripattam, the port of the Cholas, and Madurai, the capital of the Pandey। ये जगहें आज भी हैं, मदुरै और ये कावेरी पट्टम और पुहार, ये जगहें क्या हैं, ये इनके बंदरगाह हैं बेसिकली, और जहाँ पे इन राज्यों का कब्जा था और यहाँ से क्या हो रहा था, व्यापार होता था। व्यापार पे जब कोई आपके यहाँ से व्यापार करेगा तो क्या करेगा, फ्री में तो करेगा नहीं, आपको कुछ टैक्स देगा, जो टैक्स ये लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर। द चीफ्स डिड नॉट collect regular taxes, instead they demanded and received gift from the people। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो राजा है वो उनको प्रोटेक्शन देने के बदले में क्या कर रहे हैं, व्यापारियों से गिफ्ट ले रहा है, मतलब व्यापारी उसको गिफ्ट दे रहे हैं, वो उससे कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस कल्चर को। इंडिया में क्या ट्रेडिशन है कि आप पेमेंट मत करिए मुझे, मतलब अंग्रेजों ने यहाँ के क्या किया, कोस्ट पे कब्जा किया और टैक्स लगाने शुरू किए। भारतीय व्यापारी जो बाहर अपना सामान बेचने जाते थे उनको एक हैवी टैक्स देना पड़ता था, किनको, अंग्रेजों को। इसलिए यहाँ की जो व्यापार की व्यवस्था थी वो चरमरा गई। चरमराने का मतलब ख़त्म होने लगी। व्यापारी व्यापार करता है फ़ायदे के लिए, जब उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा तो वो व्यापार क्या कर देगा, बंद कर देगा, जब उसको घाटा लगने लगेगा। समझ आई ये बात। तो कोस्ट पे जो उस समय चोल, चेर, राजे, पांडे वगैरह ये राजा थे, ये क्या करते थे, ये अपने यहाँ पे लोगों को परमिशन देते थे कि भाई वो आपके यहाँ आएंगे, व्यापार करेंगे तो आपके लोगों का भी तो इनकम बढ़ेगा। तो उस तरह से ये सोचते थे, और वहाँ के जो लोग उनके यहाँ व्यापार करते थे वो उनको क्या करते थे, टैक्स नहीं पे करते थे, उसकी जगह उनको गिफ्ट देते थे। जैसे आपने वो तेनालीरामा में देखा होगा कि कोई राजा के पास आता है तो क्या करता है, गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट में क्या ला रहा है, बड़े बड़े कुछ बक्से ला रहा है, उनमें कोई सोना चांदी या वैसे कीमती जेवर, गहने, पत्थर कुछ ला के दे रहा है उसको कि ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको देती हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसे कहानी की तरह सुनिए, समझ आएगा।